मैं और मेरा कैमरामैन दोनों फैक्ट्री के अंदर घुसे। सिलिकॉसिस के छोटे छोटे कण वहाँ पूरे उड़ रहे थे, जो सुरक्षा मानक थे उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा था। तो फैक्ट्री मालिक ने कांच पे से जोर से हाथ मारा तो उसका हाथ पूरा खून से सन गया उसका हाथ, और अचानक फैक्ट्री बंद हो गई और 5 मिनट के अंदर सारे मजदूर गायब। अब आप बात करें तो किससे करें? अच्छा। तो डर भी लगा कि इस फैक्ट्री के अंदर मैं बंद हूँ, दरवाज़ा बंद है इसका, और अब क्या होगा। फिर भी पत्रकार के पास बोलने की कला होती है, किसी तरह से बात काम निकाले और निकाल के लौट आए। बाद में स्टोरी चली नहीं। ऐसी और स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तन्मय अग्रवाल। हमारी वीडियो सीरीज स्टोरिस्तान किस्से कामयाबी के में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे छत्तीसगढ़ के तेज तर्रार पत्रकार देवेश तिवारी अमोरा से। देवेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। देवेश, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसा कहा जाता है कि पत्रकारिता बहुत मुश्किल हो चुकी है, चुनौती भरा पेशा है पत्रकारिता। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि किसी भी रिपोर्ट को करना बहुत काफ़ी कठिन हो चुका है, सरकारी प्रेशर कभी महसूस हुआ? देखिए, रिपोर्ट करने ज़्यादा चुनौतीपूर्ण अभी हो गया है कि रिपोर्ट को चलवा लेना, और क्योंकि अलग अलग संस्थानों में काम किया हूँ तो सभी जगह एक समान परिस्थितियाँ नहीं होती हैं। अभी जहाँ कर रहा हूँ वहाँ तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ खबरें आती हैं और खबरें चल जाती हैं। कुछ जगह ऐसे हुए जहाँ पर काफ़ी मुश्किल हुआ काम करना, और सरकारी प्रेशर भी झेलना पड़ा। ज़्यादा प्रेशर आपके चैनल जो होते हैं वहाँ पर सरकार की दखल तो होती है, तो उनको समस्या नहीं होती। लेकिन जब आप सोशल मीडिया में अगर आप एक्टिव होते हैं और वहाँ पर कुछ लिखते हैं तो उसका असर ज़रूर पड़ता है। कई बार ऐसा हुआ कि सरकार के बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो स्नैपशॉट करके संपादकों को भेज दिया करते, देखिए देवेश क्या लिख रहा है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। इस तरह की परिस्थितियाँ कई बार बनी, और डर भी लगता है जब सरकार के शीर्ष पदों में बैठे हुए लोग अगर चाह लें कि आप ये ना लिखें और आप वो लिखना शुरू कर दें तो मुश्किल तो होती है। तो काफ़ी हुई। ऐसी कोई खबर जिसको चलने से रोक दिया गया हो? देखिए, एक खबर थी सिलिकोसिस पेशेंट की। उस खबर को आज भी जब सोचता हूँ या उस गांव से किसी का फ़ोन आ जाता है तो मैं डर जाता हूँ। आनंदपुर गांव है, सिलतरा से लगा हुआ, नदी के उस पार बेमेतरा ज़िला है। एक बार वहाँ एक स्टोरी करने गया हुआ था, एक चैनल में था, चैनल का नाम लेना ठीक नहीं होगा। और वहाँ पर जाके मैंने स्टोरी करी। क्या है, जो छोटे छोटे दाने होते हैं, जो छत्तीसगढ़ में आयरन ओर के प्लांट हैं जहाँ आयरन बनता है, उनकी जो दीवारें हैं जहाँ लोहा को पिघलाया जाता है, उन दीवारों में पाउडर लगता है, सिलिका का पाउडर, यानी पत्थर के पीस के सिलिका का पाउडर बनाया जाता है। तो उसकी कई सारी फैक्ट्रियाँ यहाँ पर हैं। तो क्या हुआ कि गांव में खबर आई कि 4-5 मजदूर मर चुके हैं और 20 जो हैं वो इस समय पेशेंट है वहाँ पर। तो गए वहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए। रिपोर्टिंग करते करते ऐसे ऐसे लोग देखने को मिले, या जो तो मर चुके हैं या मरने का इंतज़ार कर रहे हैं। सांस लेना मुश्किल है उनको, उनके फेफड़े में पत्थर की एक परत जम गई है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। उनको मुआवजा मिलना चाहिए गवर्नमेंट से, वो नहीं मिल पा रहा है। घोषणा हो गई है, कुछ नहीं हो रहा है। उस रिपोर्ट को करने के बाद जब गाँव वालों ने कहा कि अगर आपके में दम है ना तो उस फैक्ट्री में जाइए आप, जहाँ पर हम लोग ये पेशेंट बन के आए हैं। लोग ऐसे भी थे जिनको टॉयलेट के लिए बैठना मुश्किल हो रहा था। बात करते करते खांस रहे थे लोग और इन्हेलर लेकर के अपना काम चला रहे थे, मतलब ले दे के जी रहे थे किसी तरह। एक कई परिवार से जहाँ पति मर गया है, पत्नी मर गई है, पति मरने का इंतज़ार कर रहा है। कई परिवार में जो एक कमाने वाला था उसका देहांत हो चुका है। तो इस तरह की ढेर सारी चीज़ें वहाँ देखने को मिली। उसके बाद जब फैक्ट्री के अंदर में गया तो ऑन कैमरा दौड़ के मैं और मेरा कैमरामैन दोनों फैक्ट्री के अंदर घुसे। सिलिकॉसिस के छोटे छोटे कण वहाँ पूरे उड़ रहे थे, जो सुरक्षा मानक थे उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा था। तो फैक्ट्री मालिक ने कांच पे से जोर से हाथ मारा तो उसका हाथ पूरा खून से सन गया उसका हाथ, और अचानक फैक्ट्री बंद हो गई और 5 मिनट के अंदर सारे मजदूर गायब। अब आप बात करें तो किससे करें? अच्छा। तो डर भी लगा कि इस फैक्ट्री के अंदर मैं बंद हूँ, दरवाज़ा बंद है इसका, और अब क्या होगा। फिर भी पत्रकार के पास बोलने की कला होती है, किसी तरह से बात काम निकाले और निकाल के लौट आए। बाद में स्टोरी चली नहीं। तो जब वहाँ आनंदपुर गाँव के लोगों को फ़ोन आया करता था, फ़ोन करके लोग खांसते रहते थे, पूछते थे सर हमारी रिपोर्ट का क्या हुआ, तो मैं उनको जवाब नहीं दे पाता था। बाद में अपने खुद से जा करके श्रम मंत्री से लगातार बार बार मुलाकात करके मैंने कोशिश की कि उनको मुआवजा मिल पाए, और कुछ लोगों को उसमें मुआवजा मिला भी। यानी स्टोरी तो पूरी नहीं हुई, टीवी पे नहीं चली, लेकिन जो मैं कर सकता था एक पत्रकार होने के नाते तो मैंने कर दिया। देवेश, आपने कब तय किया कि आपको पत्रकार बनना है? पत्रकार बनना कुछ तय था नहीं। BCA कंप्यूटर पढ़ाई कर रहा था, बाद में MCA का एग्ज़ाम भी दिया, मैट का एग्ज़ाम भी दिया, MBA करने का मन हुआ। बाद में एक दोस्त हमारा संतोष गुप्ता, उसने कहा कि तुझे जर्नलिज्म करना चाहिए, जर्नलिज्म कर सकता है बढ़िया बोलने चलने के लिहाज से। तब तय कि जर्नलिज्म करना, जाके एडमिशन ले लिए। पापा को पता था नहीं कि एडमिशन इनका हो गया है। अच्छा। और जाके एडमिशन लेने के बाद पता लगा जब पापा को कि भाई ये तो पत्रकारिता करने पहुंच गया नवाब जो हैं। बातचीत बंद, 3-4 महीने बातचीत ही नहीं हुई पापा से। अच्छा। तो बाद में फिर जब फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया तब पापा ने देखा कि औसत पढ़ाई 60-70% वाले जो हैं टॉप कर रहे हैं कॉलेज में अपने क्लास में। तो उनको अच्छा लगा कि पूरे क्लास में अगर टॉप आ रहा है आदमी तो ये सही पढ़ाई चुना होगा और इसके लायक सही होगा। तब पापा फिर बढ़िया पैसा वैसा भी दिए, आप पार्टी दो अपने क्लास के लोगों को।
रायपुर की पत्रकारिता कब शुरुआत हुई? रायपुर की पत्रकारिता अपन जब पढ़ाई कर रहे थे तब एक तरुण पत्र नाम का अखबार था, वहाँ हमने काम शुरू कर दिया। काम शुरू करने के बाद ग्रैंड न्यूज़, सिटी न्यूज़, जितने लोकल चैनल सब में काम कर लिया। मन था टीवी में काम करना ही है। बाद में IBN 7 में इंटर्नशिप करने गए कलकत्ता, वहाँ बढ़िया इंटर्नशिप कर गया तो, और गोल्ड मेडल की डिग्री थी तो लगा कि ऐसी काम मिल जाएगा हमको, तो रायपुर जा रहे हैं, बस रायपुर जाके काम मिलना है। लेकिन काम मिलना एकदम आसान नहीं होता, यहाँ के समझ में आया। पुरानी बस्ती में एक छोटा सा कमरा हुआ करता था, एस्बेस्टर की सीट थी ऊपर में, के वधिया जी के मकान में किराए में रहते थे। और गर्मी ज़्यादा और बहुत सारी दिक्कतें थी, लेकिन जब कमा नहीं रहे हैं तो पैसा आपको संतुलन बनाना बहुत मुश्किल होता है। बाद में फिर ये हुआ कि छोड़ा और जाए, चला जाए वापस। यहाँ तो काम मिलने से रहा। सारे अखबार, कोई अखबार नहीं बचा था, कोई टीवी चैनल नहीं बचा था जहाँ अपना रिज्यूमे मैंने जाकर नहीं छोड़ा हो, भैया मैं देवेश तिवारी हूँ और मेरे को काम दे दीजिए किसी तरह, मतलब पत्रकार बनना है, शुरुआत हो जाए। आप कल्पना नहीं कर सकते, उस अखबार में भी मैं गया हूँ अपना CV लेकर के, भैया मेरे को काम दे दो, क्योंकि मैं जानता था काम मिलेगा तो काम करके दिखा लेंगे। काम मिलता नहीं था। बाद में आप ही का फ़ोन आया था, सोशल मीडिया हम लोग दोस्त थे, कि तन्मय अग्रवाल के एक्टिंग से मैसेज, और क्या कर रहे हो देवेश? मैंने बताया बेरोज़गार हैं। तो आपने पत्रिका में इंटरव्यू करा दिया और काम शुरू हो गया। और इस किस्से को मैं सब लोगों को सुनाता भी हूँ। लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया, मैंने कहा सोशल मीडिया से ही नौकरी मिली है भाई। पहली नौकरी अगर सोशल मीडिया में तन्मय अग्रवाल कनेक्ट नहीं होते तो ये नौकरी भी नहीं मिलती। बाद में पत्रिका से शुरुआत हो गई, करते 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 काम अब 7-8 बड़े ऑर्गेनाइजेशन में प्रदेश के काम कर चुका हूँ और विजी न्यूज़ में काम चल रहा है। आपके ऊपर अक्सर ये आरोप लगता है सोशल मीडिया में, क्योंकि हम काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, कि आप कांग्रेसी हैं। हाँ, तो इसकी क्या वजह है? देखिए क्या होता है, जब आप 9वीं पढ़ते थे और जब मैं 9वीं पढ़ता था तब हम लोगों ने एक सरकार को आते हुए देखा। अब हम लोगों की जब सोच विकसित हुई तब हम लोगों ने देखा कि भाई जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है उनका आकलन करने लायक हुए। तो जब आकलन करने लायक हुए तब प्रदेश में एक ही सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। केंद्र में UPA सरकार थी, उसको क्रिटिसाइज़ करते रहे 2013-14 तक। उसके बाद वहाँ भी सरकार बदल गई। तो इन 4 सालों में फॉलोअर बढ़े, तो उन लोगों ने वही देखा कि हम एक सरकार को हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो उनको वही लगता है कि हम कांग्रेसी हो गए हैं और भाजपा सरकार क्रिटिसाइज़ करते हैं। अब जब दौर बदला है, सरकार बदली है, तब इस सरकार की, अभी तो इनका हनीमून पीरियड चल रहा है, 5-6 महीना चलता रहेगा पॉलिसी समझने में, जानने में। उसके बाद अगर कोई कमजोरी नज़र आती है और आलोचना करने की जरूरत महसूस होती है पत्रकार के तौर पर, तब लोग हमको भाजपा ही कहना शुरू कर देंगे। देशभक्त भी कहा जाए। हाँ, देशभक्त, राष्ट्रभक्त से सारा बोल लेते हैं। उनका जो ईमान धर्म नहीं है, उनको आदमी को जज करना मजा आता है। देवेश, अपनी बेस्ट रिपोर्ट कौन सी मानते हैं आप? ढेर सारी रिपोर्ट है। नसबंदी कांड जब बिलासपुर में हुआ था तो उस समय मैंने खूब काम किया, 4 दिन तक लगातार रहना और हर एक अपडेट में अपने आप को सबसे पहले रखना। उसकी वजह से कंपनी ने बेस्ट रिपोर्टर का अवार्ड भी दिया था। और जितने बड़े इवेंट आप देखेंगे 2013 के बाद प्रदेश में हुए हैं, चाहे पॉलिटिकल इवेंट हो, क्राइम से जुड़े इवेंट हो। उदयन का घर खोजना बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, कि कैसे उसका मकान हम लोग खोज के निकाले। कैसे खोजा था? उदयन एक बड़ा क्राइम किया था। उदयन, भोपाल से एक दोस्त का फ़ोन आया कि भाई वो छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। केवल इतना पता था कि सुंदर उदयन ने माँ बाप को अपने ही घर में मार दिया था, गर्लफ्रेंड को मार था, गर्लफ्रेंड को मार के करा दिया था। हम 4-5 पत्रकार एक साथ घूम रहे थे। फ़ोन आया मेरे पास कि बस ये इस सुंदरनगर पेट्रोल पंप के आगे आप जाएंगे और वहीं पर एक गार्डन है घर में, और उसका मतलब उसके माँ का नाम पता था, नारायणी दास करके उस नाम था उनकी माता जी का। अब केवल उस एड्रेस पे कैसे खोजे हम लोग कि भाई पेट्रोल पंप के आगे कितने सारे गार्डन हैं। तो लगभग सारे गार्डन चेक कर लिए और मिला ही नहीं। बाद में हम सारे पत्रकार पहुँचे पटवारी के पास। पटवारी के नक्शा खसरा में उस पूरे नाम को, उसके माता जी का जिसने मकान बेचा था, उस नाम को हमने खोजा। खोजने के बाद उस मकान का खसरा नंबर मिल गया। अब खसरा नंबर मिलने के बाद पटवारी को उठा के अपने साथ लेकर कार में बैठा के, और खोजते खोजते देखा कि ये खसरा नंबर क्या है। तो मैंने क्या किया था, मैंने स्नैपशॉट ले लिया था उस पूरे पेज का पटवारी के, और उसमें मैंने आसपास के खसरा नंबर को खोजना शुरू किया। तो ठीक मेन रोड पे एक साहू जी की दुकान है, उसके बगल में वो खसरा नंबर, एक मिलता जुलता खसरा नंबर दिखाई दिया मेरे को। तो जो उसने पुलिस को बताया था कि बस मेरा मकान है, मकान के सामने गार्डन है, गली है, तो मैं उसके आधार पर खोजता हुआ चला गया। और ठीक उसके मकान के एक सामने एक दूसरे सोनी का मकान था कि भाई इसका एड्रेस के आगे इसका एड्रेस है। तो उस एड्रेस को मैंने देखा तो मैं सबसे पहले वहाँ पर वाकचू करना शुरू कर दिया कि यही मकान है। मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ गया था अंदर कि बस यही मकान है और इसके अलावा दूसरा मकान हो ही नहीं सकता। 6 सेंस को कहते हैं, काम कर गया था। तो फिर बाकी हमारे सारे पत्रकार साथी जो साथ में थे मकान खोज निकाले। बाद में पुलिस को पता लगा कि उस समय IG बैठे हुए थे, गुप्ता जी थे उस समय IG। उन्होंने फिर हम लोगों से पूछा कि भाई वो एड्रेस कहाँ है, तुम लोगों ने खोज लिया है? अच्छा, पुलिस से पहले एड्रेस खोज लिया था हम लोगों ने। कभी किसी रिपोर्ट को करते वक्त डर लगा? देखिए, बस्तर में जब कभी कोई रिपोर्ट हम लोग करने जाते हैं तो एक स्वाभाविक डर मन में होता है, लेकिन कभी इतना खौफ किसी चीज़ के लिए हमारे मन में नहीं रहा कि भाई अब क्या होगा या इसके बाद क्या हो जाना है। क्योंकि अगर आप राजधानी में रिपोर्टिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा बाहर निकलने की गुंजाइश नहीं होती है,
हाँ, डर इस बात को लेकर मन में होता है कि जिस रिपोर्ट के साथ आप कर रहे हैं उस रिपोर्ट को आप निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे। आपका संस्थान आपको उस तरह सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा कि जिससे आपको लगे कि जो आप बताना चाहते हैं वो चीज़ें लोगों तक पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही हैं। कभी किसी रिपोर्ट को करते वक्त धमकी मिली? धमकियाँ तो कोई देता नहीं है, लेकिन हाँ सरकारी प्रेशर जरूर रहता है कि भाई ऐसी रिपोर्ट ना करें या इसके बारे में ना लिखें। हम लोग कभी अपने चैनल के थ्रू या किसी काम करने के थ्रू कभी परेशान नहीं हुए, सोशल मीडिया ने ज़्यादा परेशान किया है। अच्छा, कि ये क्यों लिख देते हैं, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, लिखना है तो लिखना है। अमोरा का क्या लॉजिक है? अमोरा इसलिए नाम के सामने लगा था क्योंकि गूगल जो है ना, गूगल हर आदमी की यूनिक आइडेंटिटी बनाता है। अगर आप तन्मय अग्रवाल हैं तो इस देश में 1945 तन्मय अग्रवाल होंगे। मैं देवेश तिवारी हूँ तो मेरे नाम के 3000 लोग होंगे। तो गूगल जब जर्नलिज्म में है तो आपको अपना एक यूनिक आइडेंटिटी बनाना पड़ेगा, जो कीवर्ड एल्गोरिथम जो गूगल रीड करे और बताए कि देवेश तिवारी अमोरा मतलब एक ही है। अमोरा मेरा गांव है, जांजगीर से आगे केरा रोड में गांव पड़ता है। तो बहुत प्रेम है गांव से, वहीं पैदा हुआ हूँ और हर साल 2 महीने गांव जाता हूँ, इसलिए छत्तीसगढ़ी भी बेहतर बोल पाता हूँ क्योंकि गांव जाता हूँ। तो अपने गांव को अपने नाम के सामने जोड़ लिया मैंने। अब 2 काम हो गए, जो मुझे जानता है मेरे गांव को जानता है कि मैं उस गांव से आता हूं, और दूसरा गूगल ने एक यूनिक आइडेंटिटी बना दी देवेश तिवारी अमोरा नाम से, जिसको सर्च करिए तो सिर्फ मैं मिलता हूं। अमोरा का लॉजिक क्लियर हो गया है, जो बालों के आगे आपने सफ़ेदी लगाई है, इसका क्या लॉजिक? अरे इसका लॉजिक, मैं इस सवाल से बहुत परेशान हूँ कि भाई ये सफ़ेद बाल कैसे हो गया। क्योंकि कॉलेज में पढ़ता था तब एक मेरा दोस्त था राकेश तिवारी, और राकेश तिवारी ने क्या किया कि उस समय फैशन चला था बढ़िया अपने सामने के बाल लाल रंग में कराने का। तो उसने मुझे मेरे बाल का रंग करा दिया यहाँ सामने लाल लाल बढ़िया। 2-4 दिन बड़ा बढ़िया लगा। पापा बहुत चिल्लाए, ये बेकार टाइप लाल रंग का ले घूम रहे हो। अभी जाता हूँ तो बोलते हैं जब भैंसा के सिर में ऐसे माथे में सफ़ेद होता है वैसे तुम्हारा माथा सफ़ेद हो गया है। तो तब से वो बाद में फिर काला हो गया बाल, लेकिन कुछ समय बाद जब रायपुर आया तो धीरे धीरे सफ़ेद होना शुरू हुआ। तो पर्टिकुलर गुच्छा सफ़ेद हो गया है। अब या तो उसको हमेशा कलर कराइए, अगर आप कलर नहीं कराएंगे तो छत्तीसगढ़ में तो मुड़मिसनी माटी होता है, उसके टाइप दिखने लगता है, बड़ा अजीब भूरा स्लेटी टाइप का। तो मैंने कहा कि भाई कलर ही ना कराया जाए, सफ़ेद है सफ़ेद ही रहने दो। पत्रकारिता की फील्ड में कुछ ऐसे नाम जिन्होंने आपको गाइड करने में, आगे बढ़ने में मदद की हो? आप कुछ जिक्र कर रहे थे आलोक जी का भी। पत्रकारिता के फील्ड में आलोक पुतुल जी हैं। आलोक पुतुल जी BBC में लिखते हैं। सेंट्रल इंडिया की पहली वेबसाइट उस ज़माने में हिंदी में, सब इतनी रिच वेबसाइट है, रविवार.com वो चलाते थे, और CG खबर.com छत्तीसगढ़ में अगर आंकड़ों के लिए अगर कोई अगर वेबसाइट है तो CG खबर.com आलोक जी की। तो इसको पढ़ने का आदी हूँ, पढ़ता रहता हूँ इसको। और आलोक जी के सानिध्य में ना, जब हम लोग कॉलेज पत्रकारिता करते थे तब एक सुनील शर्मा हुआ करते थे जो तरुण पथ अखबार में मेरे सिटी चीफ होते थे। उनके साथ वहाँ उठना बैठना होता था। मतलब एक बड़ा नेहरू नगर का एक छोटा सा ऑफिस, जो सारे पत्रकार जो या तो नौकरी से निकाल दिए जा रहे हैं या व्यवस्था से लड़ रहे हैं, उन सबका वो केंद्र हुआ करता था। व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है, जो व्यवस्था संतुष्ट नहीं थे और जो अच्छा करना चाहते थे। कुछ लोग सीखने आते थे बहुत बेहतर काम वहाँ पर। तो मैं वहीं जाया करता था, कॉलेज गोइंग छात्र, बढ़िया वहाँ इंटरेस्टिंग जीवन चलता था। मतलब मुफलिसी में बादशाही क्या होती है वो हम लोगों ने उस दफ्तर में देखा। मुर्रा चना ले आए, धनिया पत्ती डाल के, प्याज डाल के उसको बढ़िया सरसों तेल के साथ भून रहे हैं, सारे पत्रकार मिलकर के खा रहे हैं। अलग अलग 7-8 साल की पेपर कटिंग्स। वहीं जाके पता लगा कि बांध बनाने का काम जल संसाधन विभाग करता है, क्योंकि जब पेपर कटिंग में जमाया करता था आलोक जी के मार्गदर्शन में, और एक विभागवार पेपर कटिंग रखता था, तब पता लगता था कि कौन सा खबर या कौन सी खबर कौन से डिपार्टमेंट के अधीन आती है और कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा जुड़ा होता है। तो इस तरह की चीज़ें हम लोग करते थे और आलोक जी सिखाते बहुत अच्छा थे। उनके यहाँ रह के एक परिवर्तन जो आया, आदिवासी जल जंगल ज़मीन के बारे में हम लोग जानते नहीं हैं लेकिन सोचते ज़रूर हैं। लोहंडीगुड़ा में किसानों का ज़मीन अधिग्रहण हो रहा था 2008 में, टाटा भूमि अधिग्रहण कर रहा था। तब मैंने वहाँ उन किसानों को देखा जो रोते थे, वहाँ आकर के थर-थर आंसू रोते थे और बताते थे कि भाई सरकार ने, पुलिस ने हमारे पिताजी को जेल में बंद कर दिया है और बोला है कि जब तक साइन नहीं करोगे आकर के तब तक उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तो मैं पूछता था लोग ऐसे ये लोग कौन है, बताते थे किसान हैं। तब जो मेरे मन में एक फ्रेम बनता था कि सरकारें बहुत अच्छी होती हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं, डेवलपमेंट के लिए ही सब कुछ समर्पित हैं। तब थोड़ी उस समय इमेज जो है सरकार को लेकर के समझ जो है बननी शुरू हो रही थी हमारे मन में, और तब समझ में आया कि नहीं यार, सब कुछ अच्छा नहीं होता है। जिंदगी का कोई रोचक किस्सा देवेश? एक बार क्या हुआ, मैं तरुण पथ अखबार में काम करता था, तो वहाँ जो मेरे से सीनियर रिपोर्टर हुआ करते थे, सुनील शर्मा वहाँ ब्यूरो चीफ थे, सिटी चीफ हमारे, तो वो बॉक्स लिखने दिया करते थे। क्रिसमस है तो क्रिसमस के मार्केट में बॉक्स लिखता था। तो उस समय जो लोग वहाँ पत्रकार हुआ करते थे तो वो लोग क्या करते थे, पेन गिरा देते थे टेबल से, और पेन गिरा करके, देवेश इधर आना, ये पेन को उठा के दो। तो उस पेन को मैं उठा के उनको दिया करता था। बहुत अपमानित फील होता था, भयंकर अपमानित। मतलब ये लगता था कि यार बेइज्जती कराने ही आए हैं क्या यहाँ पे, और जबकि पैसे नहीं मिलते थे। अच्छा, ट्रेनिंग थे हम, ट्रेनिंग में काम सीख रहे थे।
और जब न्यूज़ चैनलों में गया तो एक दिन क्या हुआ, मुझे कहा गया कि भाई आपको एंकरिंग करनी है आज। बड़े खुश, अरे यार आज एंकरिंग करने का मौका मिल गया। तो हमारे साथ एक भाई साहब थे, वो टाई वाई लगा के आ गए बाकायदा उस दिन, बोले कि हम करेंगे एंकरिंग, ये नहीं करेंगे एंकरिंग। तो बड़ा खला मन में कि यार आज बढ़िया टीवी में देखने का मौका मिल रहा था, ये भाई साहब ने छीन लिया। तो हिकारत, अपमान, थोड़ा बहुत जो ज़रूरी होते हैं आपके लिए, हाँ ज़रूरी होता है। झेलने के बाद अब जब जाके मुलाकात होती है तो कई बार ऐसा होता है कि इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हीं कॉल नहीं उठा पाते हैं जो लोग हमसे पेन उठवाया करते थे। जाते हैं तो वो मिलने के लिए समय मांगते हैं, समय होता है तो मिल लेते हैं, नहीं कई बार नहीं भी मिल पाते हैं। हम लोग बड़े नहीं हुए हैं, बस ये कि व्यस्तता बढ़ गई है। मैं चाहता हूँ उन लोग से भी उतने सम्मान उनका मैं करता हूँ और उनसे मिलना भी चाहता हूँ, मिलता भी हूँ। लेकिन ये है कि थोड़ा मन में ये तो आता है कि यार यही लोग अपमानित किया करते थे और आज ये लोग मिलने के लिए समय मांगते हैं। अच्छा भी लगता है। कोई ऐसी रिपोर्ट जो आपने बनाई हो और उसका बहुत बिग इम्पैक्ट हुआ हो? एक रिपोर्ट मुझे अच्छे से याद है, महिमा नाम था उसका, महिमा को बचाना है। अब मैं जिस जी न्यूज़ में हूँ, हमारा एडिटर है दिलीप तिवारी, बहुत संवेदनशील एडिटर संपादक हैं। तो उस समय एक स्टोरी आई थी, महिमा नाम की छोटी बच्ची थी, उसका वेट लूज़ हो रहा था, न जाने क्या क्या समस्याएं उसको थी। तो सर ने कहा कि इस स्टोरी को करना है, अपने को मुहिम चलानी चाहिए इसके लिए। स्टोरी की मुहिम चली, मुहिम से कुछ नहीं असर पड़ा। उसके पिताजी के खाते में मुश्किल 30,000 से 60,000 कुछ रुपये आए होंगे। और बाद में उस स्टोरी को देख करके कुछ लोग मदद के लिए आगे आए। जिनके पास कुछ नहीं था उनके पास एक छोटी राशि आ गई, उससे वो दिल्ली जाने में कामयाब रहे। एम्स गए तो जो हमसे हो सकता था किसी को फ़ोन करवा करके भी इनकी मदद करवा देना, वो सब होता रहा। बाद में बच्ची ठीक हो गई। आप यकीन करेंगे इतने साल बाद, मतलब उस स्टोरी के होने के 1.5 साल बाद मैं भिलाई गया उस स्टोरी का फॉलोअप करने के लिए। तो बच्ची मतलब बहुत रो पड़ी बच्ची, बोली कि भैया आप लोग नहीं होते तो मैं बचती कैसे। तब पता लगा कि जर्नलिज्म का महत्व कितना बड़ा होता है। देवेश, आखिरी सवाल, हमारी जो वीडियो सीरीज़ है स्टोरिस्तान किससे कामयाबी के, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? स्टोरिस्तान बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है तन्मय, और आप नए शब्दों को गढ़ने के लिए जाने जाते हैं। आपने मेरी प्रूफ रीडिंग की है मेरे खबरों की, है ना, और मैं कितने भयानक गलतियाँ किया करता था उसको आपने सुधारा है। और इतनी शानदार स्टोरिस्तान, एक नई लाइन की कहानियाँ भी हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान की हैं, और अंग्रेजी भी है और हिंदी भी है। तो इसमें तड़का मैं उम्मीद कर रहा हूँ देखने को मिलेगा आगे। और मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ और मेरी कामना है कि आपके सब्सक्राइबर बढ़ें और छत्तीसगढ़ से ऊपर उठ के ग्लोबल लेवल पे आपको लोग जाने, स्टोरिस्तान नाम को जाने। देवेश बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे देवेश तिवारी अमोरा को। हम उम्मीद करते हैं देवेश की कहानी आपको मोटिवेट करेगी, प्रेरित करेगी। अगर उनकी कहानी आपके दिल को छूती है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। ऐसी और स्टोरीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाएं।